नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम नदियों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें बरमुडा ट्रायंगल जो कि अपनी विचित्र घटनाओं के लिए प्रसिद्ध रहता है, और साथ में सार्गेसो सागर और अमेरिका के कुछ प्रांत जिसमें अलास्का और हवाई द्वीप प्रमुख हैं। हेडिंग डालें हवाई द्वीप। हवाई द्वीप और हवाई द्वीप को पढ़ने से पहले बस एक बात याद रखें, जिन्होंने अभी तक मेरे पहले वीडियो ना देखे हों वो पहले वीडियो देख लें, क्योंकि जरूरी है आप क्रमबद्ध रूप से मेरे वीडियो देखें। अगर क्रमबद्ध रूप से देखते हो तो आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा और पूरा विश्व भूगोल आपको क्रमबद्ध रूप से समझ में आता रहेगा। साथ में बस एक चीज और याद रखें कि जिस तरह से मैं मैप बनाता हूं उसी तरह से आप मैप बना करके अपने हेड राइटिंग के नोट्स बनाते रहें और साथ में उनको रिवीजन करते रहें। बस इतना ध्यान रखें और पूरा भूगोल आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तो हेडिंग डाल लें हवाई द्वीप और हवाई द्वीप पर इस पर समझना स्टार्ट करें। हवाई द्वीप यहाँ पर यह है अमेरिका, और अमेरिका का एक प्रांत है हवाई द्वीप। तो लिखें हवाई द्वीप अमेरिका का एक प्रांत है, यूएसए का एक प्रांत है। हवाई द्वीप अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। हवाई द्वीप अमेरिका का एकमात्र प्रांत है जो द्वीपीय स्थिति में है। तो अमेरिका का एकमात्र प्रांत जो द्वीपीय स्थिति में है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। होनोलुलु, तो याद रखें हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु स्थित है। आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटे छोटे टापुओं के रूप में बसा है, अर्थात एक द्वीपीय देश है। और यहाँ पर 8 मुख्य द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें एक नाम है एओहू द्वीप। और एओहू द्वीप पर ही हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु स्थित है। होनोलुलु को क्रॉस रॉड ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें होनोलुलु को क्रॉस रॉड ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। हवाई द्वीप कुछ ज्वालामुखी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध रहता है। तो यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है किलायू, और एक है मोनोलोवा ज्वालामुखी, और दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसको याद रखें कि किलायू और मोनोलोवा ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दोनों हवाई द्वीप पर स्थित हैं, अर्थात अमेरिका के ज्वालामुखी हैं। और इसमें किलायू ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसको याद रखें, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, जिसका नाम है किलायू। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं हवाई द्वीप से। हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कॉफी पैदा की जाती है, या ये कहिए कि हवाई द्वीप अमेरिका का एकमात्र प्रांत है जहां पर कॉफी पैदा की जाती है। अमेरिका का एकमात्र प्रांत जहां पर कॉफी पैदा की जाती है। साथ में यहाँ पर अनानास की कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। अनानास की खेती बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है। हवाई द्वीप गन्ने की उत्पादकता में विश्व में प्रथम स्थान पर है। हवाई द्वीप गन्ने की उत्पादकता में विश्व में प्रथम स्थान पर है। वैसे तो देखा जाए गन्ने के उत्पादन में विश्व का
जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील, और ब्राजील के बाद भारत का स्थान आता है। लेकिन उत्पादकता में, गन्ने की उत्पादकता में हवाई द्वीप विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसका मतलब क्या है उत्पादकता और उत्पादन में? उत्पादकता होता है कि प्रति हेक्टेयर में अधिक उत्पादन। जैसे यहाँ पर समझो कि एक स्थान यूपी में है और एक स्थान पंजाब में है। पंजाब में 100 बीघे में मान के चलो कि 1000 कुंटल गन्ना पैदा हुआ, या 50 बीघे में 1000 कुंटल गन्ना पैदा हुआ पंजाब में, और यूपी में 50 बीघे में 500 क्विंटल गन्ना पैदा हुआ। तो इस तरह से पंजाब में अधिक गन्ना पैदा होगा, तो पंजाब में कम भूमि पर या उतनी ही भूमि पर अधिक गन्ना पैदा हो रहा है, जबकि यूपी में उतनी ही भूमि पर कम गन्ना पैदा हो रहा है। तो प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में जो है, अगर हम भारत में बात करें तो पंजाब आगे है। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में गन्ने की उत्पादकता में हवाई द्वीप विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगला हेडिंग डालें, अलास्का। अलास्का, देखो यहां पर अलास्का की भी एक अजीब ही पृष्ठभूमि रही है। ये यहां पर देखा जाए तो ये जो है अमेरिका है, और इतने हिस्से में अमेरिका, और अमेरिका का यहां पर एक प्रांत अभी पड़ा जिसका नाम था हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका का 40वां प्रांत बना था। लेकिन उसी तरह से एक प्रांत है जो अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है, इसका नाम है अलास्का। ये यहाँ पर है अलास्का। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। तो इस बात को याद रखें, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, जैसे पिछली बार यूपीपी में पूछा गया कि अमेरिका का कौन सा प्रांत है जो अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है। तो उसमें ऑप्शन में हवाई द्वीप नहीं दिया गया था, बल्कि यहाँ पर अलास्का दिया गया था। तो अलास्का विकल्प के अनुसार अमेरिका का मुख्य भूमि से अलग भाग है। तो यह अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है, यह अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी राजधानी जूनो है, जूनो। देखो हम इतना विस्तार से क्यों पढ़ रहे हैं अमेरिका के बारे में? क्योंकि अमेरिका दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जिसके बारे में हमसे एग्जामिनर अपेक्षा करता है कि हम इसको पूरी तरह से समझें। तो इसी वजह से यहां से पूछ लिया जाता है। तो अलास्का की राजधानी जूनो है। अलास्का ये 30 मार्च 1867 तक रूस का था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको समझ लें। अलास्का 30 मार्च 1867 तक रूस का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसे अमेरिका ने लगभग $72 लाख में इसको खरीद लिया। $72 लाख में इसको खरीद लिया और 1953 में इसे अपना 49वां प्रांत बनाया। और रोचक तथ्य यह है कि जब इसे रूस ने इसको बेचा तो मात्र $72 लाख में इसको बेचा था। अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 300 रुपये, कुल 300 रुपये 1 हेक्टेयर के मिलेंगे। और अलास्का जैसे अमेरिका ने खरीदा, तुरंत उसके कुछ समय बाद ही अलास्का ने यहाँ पर इतनी खनिज संपदा पाई गई अलास्का में कि अमेरिका को एक ही दिन में उतनी कमाई हो गई जितने की इसे खरीदा था। यहाँ पर रूस देखो यहाँ पर एशिया का हिस्सा है, और रूस ने इसको क्या किया, अपने हिस्से से अलग समझते हुए कि हमारा मतलब सम्मिलित भी नहीं है, भूखंड अलग है, तो इसको अमेरिका को बेच दिया था। लेकिन यहाँ पर इतनी अधिक खनिज संपदा पाई गई कि एक ही दिन में अमेरिका को इतनी कमाई हो गई जितनी की अलास्का खरीदा गया था। तो इसको याद रखें। अलास्का यहाँ पर इसे हजारों धुआरों की घाटी बोला जाता है, हजारों धुआरों की घाटी। तो इसको याद रखें, हजारों धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का, अमेरिका के अलास्का प्रांत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। कारण है इसका,
हजारों द्वारों की घाटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं और भूकंप आते रहते हैं, जिससे वहां पर आकाश में धुआं धुआं रहता है, जिसके कारण इसे हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है। तो ये अलास्का के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपको इसी तरह से नोट्स बना करके लिख लीजिए इसको। और अगला हेडिंग डालें, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर ये भी अपने आप में एक विचित्र घटना है। यहाँ पर विचित्र स्थान है ये सारगेसो सागर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पर एक सागर बनाया है, इसी का नाम है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसके चारों ओर भूमि नहीं है। तो सारगेसो सागर के चारों ओर भूमि नहीं है, भूमि नहीं है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप किसी तालाब को देखते हो तो उसके चारों ओर भूमि होती है, किसी सागर को देखते हो उसके चारों ओर भूमि होती है, लेकिन सारगेसो सागर दुनिया का एकमात्र सागर है जिसके चारों ओर भूमि नहीं है। तो एक अपने आप में विचित्र स्थिति में है। और सारगेसो सागर का अगर हम विस्तार की बात करें तो सारगेसो सागर का जो विस्तार है 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 अंश उत्तरी अक्षांश, 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश और 35 अंश पश्चिमी देशांतर से 75 अंश पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। 35 अंश पश्चिमी देशांतर से 75 अंश पश्चिमी देशांतर में स्थित है। सारगेसो सागर में यहाँ पर एक शैवाल पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है, या यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है या घास पाई जाती है जो कि समुद्री घास है और जड़ विहीन वनस्पति बोल सकते हो, जड़ विहीन वनस्पति। तो सारगेसो सागर में एक जड़ विहीन शैवाल या वनस्पति पाई जाती है जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहा जाता है, सारगेसम। और सारगेसम कहा जाने के कारण इस सागर का नाम सारगेसो सागर रखा गया, सारगेसो सागर रखा गया। और यहां पर ये एक ही स्थान पर क्यों रहती है ये घास, तो इसके बारे में समझे। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बहती रहती हैं जो इसके चारों ओर इस तरह से बहती रहती हैं, और जब इसके चारों ओर इस तरह से बहती रहेंगी ये धाराएं, तो एक वृत्ताकार स्थिति में इसके चारों ओर चक्रण करती रहती हैं ये धाराएं, और जिसके कारण जो सारगेसम घास है वो एक ही स्थान पर अपना शांत स्थिति में रहती हैं। तो सारगेसो सागर एक शांत सागर है जिसके चारों ओर जलधाराएं विचरण करती रहती हैं और जिसके कारण इसकी स्थिति शांत बनी रहती है। तो इस बात को याद रखें। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लिए। सारगेसो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसमें चारों ओर भूमि नहीं पाई जाती है, जिसके चारों ओर भूमि नहीं पाई जाती। इसका विस्तार 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 35 अंश पश्चिमी देशांतर से लेकर के 75 अंश पश्चिमी देशांतर तक है। यहां पर एक जड़ विहीन वनस्पति पाई जाती है जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगेसम बोला गया, और उसी सारगेसम के नाम पर इस सागर का नाम सारगेसो सागर पड़ा। यह एक शांत सागर है क्योंकि इसके चारों ओर धाराओं का विचरण रहता है, जिस वजह से इसकी स्थिति शांत रूप में बनी रहती है। तो इसको याद रखें। हेडिंग डालें बरमुंडा ट्रायंगल या त्रिकोण, बरमुंडा त्रिकोण। तो इसको समझे। बरमुंडा जो त्रिकोण है या बरमुंडा ट्रायंगल है वो अपने आप में एक विचित्र घटनाओं के लिए प्रसिद्ध रहता है। ये बरमुंडा ट्रायंगल यहां पर उत्तर में दिख रहा होगा बरमुंडा, और इधर यहां पर ये
ये हिस्सा है अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। और यहां पर एक स्थान दिख रहा होगा आपको, एक देश है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको। तो इस तरह से बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा अमेरिका के फ्लोरिडो तथा प्यूर्टो रिको से मिलकर के बना है। और ये जो त्रिकोण है वो अपनी विचित्र घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इससे अगर होकर के कोई जहाज गुजरता है या कोई ऊपर हवाई जहाज गुजरता है, नीचे से सागर से गुजरता हुआ एक पानी वाला जहाज इस तरह से गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में ये उसको पूरी तरह से समाहित कर लेता है, उसका पता ही नहीं चलता। और जब वो समाहित हो जाता है तो वो उसके बाद कहाँ गया, किस स्थिति में है, कहाँ पर गया, उसकी कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अमेरिका के बहुत सारे वैज्ञानिक इस चीज में, इसकी रिसर्च में लगे रहते हैं, लेकिन उन वस्तुओं का जो एक बार लापता हो जाती है, जो जहाज यहाँ से गायब हो जाते हैं, उनका कभी भी पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ जाती है। और जैसे मान के चलो कि किसी की मृत्यु होती है तो हम उसकी खोज करते हैं तो अधिकांश उसकी स्थिति का पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पर यदि कोई जहाज गुजरा या किसी भी कोई भी पदार्थ यहाँ पर गया तो वो वापस नहीं आया और उसकी स्थिति का पता नहीं चल पाता। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा और अमेरिका के फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच में स्थित है। और ये कुछ विद्वान कहते हुए कि ये सार्गेसो सागर है, उसमें जो घास पाई जाती है सार्गेसम, उसकी स्थिति के कारण भी ऐसा होता होगा। लेकिन जो भी रहा हो, कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। और उन जो भी घटनाओं में इसमें फंसता है उनका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाते हैं। तो इसलिए इसको याद रख सकते हो आप। बरमुडा ट्रायंगल के बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। तो हेडिंग डालें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। महत्वपूर्ण नदियां। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकिंजे नदी। तो पहली नदी है मैकिंजे नदी। मैकिंजे नदी, हेडिंग डाल लीजिए। मैकिंजे नदी यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है कनाडा, और कनाडा में एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव। तो मैकिंजे नदी ग्रेट स्लेव झील से निकल करके उत्तर की ओर बहती है और मैकिंजे की खाड़ी या ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। मैकिंजे की खाड़ी या ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी। तो इस बात को याद रखें, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी, हेडिंग डालें, यूकान नदी। यूकान नदी। यूकान नदी के बारे में समझें तो यूकान नदी दो देशों में बहती है। यहां पर कनाडा है और ये अमेरिका का है अलास्का। तो यह है कनाडा और अलास्का। कनाडा और अलास्का में बहती है। यूकान नदी मैकिंजे पर्वत, ये पर्वत नाम है मैकिंजे, इस पर्वत का नाम है मैकिंजे। यह नदी मैकिंजे पर्वत से निकलकर मैकिंजे पर्वत से निकलकर अलास्का में बहती है। और अलास्का में एक पठार पाया जाता है जिसको बोलते हैं यूकान पठार, और यूकान पठार के बीचों बीच से बहते हुए बेरिंग सागर में गिर जाती है। यहां पर है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। तो इस बात को याद रखें, मैकिंजे पर्वत से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है यूकान नदी। और यूकान नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए अलास्का में यूकान पठार को बीचों बीच से काटते हुए बेरिंग सागर में गिर जाती है। तो अर्थात ये कह सकते हो कि यह कनाडा और अलास्का में बहती है। मैकिंजे नदी के बाद में यहां पर दो छोटी छोटी नदी दिख रही होंगी, इन नदियों को भी समझ लीजिए। यहां पर यह झील है, इसका नाम है, सबसे पहले नदी को समझें। यहां पर एक नदी पाई जाती है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी के बारे में समझें।
यहाँ पर झील है मैनीटोबा, जो कनाडा की एक प्रमुख झील है मैनीटोबा झील। मैनीटोबा झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी मैनीटोबा झील से निकल करके हडसन की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर है हडसन की खाड़ी, तो मैनीटोबा झील से निकल करके हडसन की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो है नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी कनाडा की महत्वपूर्ण नदी है, तो ये कनाडा में बहती है और ये हडसन की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकल करके? मैनीटोबा झील से। तो मैनीटोबा झील से निकल करके हडसन की खाड़ी में गिरती है। उसके यहां पर एक मैंने चर्चिल नदी बनाई है, चर्चिल नदी। तो इसको भी याद रखें, चर्चिल नदी कनाडा में बहती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण नदी और दिख रही होगी, छोटी नदी है यहां पर, जिसका नाम है फ्रेजर नदी। ये हेडिंग डाले, फ्रेजर नदी आपको दिख रहा होगा, ये फ्रेजर नदी है, कनाडा की एक महत्वपूर्ण नदी है। फ्रेजर नदी का उद्गम यहाँ पे रॉकी पर्वत से होता है तथा प्रशांत महासागर में गिरती है। तो फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिरती है। रॉकी से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। आपको मैंने एक पिछले वीडियो में एक द्वीप पढ़ाया था जिसका नाम था वैंकूवर द्वीप। तो ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण द्वीप था वैंकूवर द्वीप, और वैंकूवर द्वीप फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। तो लिखो इसको, वैंकूवर द्वीप फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर एक कनाडा का प्रांत है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत जो है उसी की एक राजधानी है विक्टोरिया, और विक्टोरिया जो राजधानी है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की वो वैंकूवर द्वीप पर ही स्थित है। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकलने वाला है वो इस तरह से होगा कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी विक्टोरिया फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसको लिख लीजिए, विक्टोरिया फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। पूरा लिखें, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी विक्टोरिया फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है, और वैंकूवर द्वीप भी किसका हिस्सा होगा? ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का। अगली महत्वपूर्ण नदी हेडिंग डालें, सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी, इसको समझें। सेंट लॉरेंस नदी, यहां पर मैंने पिछले वीडियो में ग्रेट लैक्स पर चर्चा की थी। तो ग्रेट लैक्स जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, तो ओंटारियो से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह अंतरतम व्यस्तम मार्ग के रूप में जानी जाती है। अंतरतम व्यस्तम जलमार्ग के रूप में जानी जाती है। जलमार्ग के रूप में किस तरह से? यहां पर जितने भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है, सभी औद्योगिक क्षेत्रों से जाने वाला जो माल होता है समुद्र के रास्ते, इसी नदी के रास्ते समुद्र में जाता है और समुद्र से विदेशों में निर्यात होता है। इसी वजह से इसको अंतरतम व्यस्तम मार्ग, जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी अंतरतम व्यस्तम जलमार्ग वाली नदी है। आगे सेंट लॉरेंस नदी में, जैसे ये आप इसको समझें, जैसे ये सेंट लॉरेंस नदी बह रही है और इस नदी में एक स्थान है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। दुनिया का, ये मॉन्ट्रियल यहाँ पर एक शहर है, इस नदी के बीचों बीच शहर, और इस नदी के बीचों बीच जो शहर है मॉन्ट्रियल, वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नदी द्वीपीय शहर है। दुनिया का मॉन्ट्रियल दुनिया का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला नदी द्वीपीय शहर है, नदी द्वीपीय शहर है। तो इस बात को याद रखें, मॉन्ट्रियल दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नदी द्वीपीय शहर है। जैसे हम मांजुली की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, लेकिन ये नदी द्वीप है, लेकिन दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नदी द्वीप है, बड़ा नहीं है बल्कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। मॉन्ट्रियल आपने एक सुना होगा, मॉन्ट्रियल समझौता, तो इसको भी समझ लीजिए यहां पर, मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, ये क्या है? समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, ये इसका संबंध ओजोन परत से है, ओजोन परत से। तो मॉन्ट्रियल समझौते का जो संबंध है वो किससे है? ओजोन परत से। ओजोन परत से इसका मतलब क्या है? यहां पर 16 सितंबर 1987 को एक समझौता हुआ था जिसे ओजोन संरक्षण के नाम से जाना गया। तो ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, जिस वजह से हम 16 सितंबर को प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो इसी मॉन्ट्रियल समझौते के तर्क पर मनाया जाता है। तो समझ सकते हो कि मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है और यहाँ पर एक समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को, जिसमें ओजोन संरक्षण की बात की गई थी। और उसी दिन को लेकर के 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी नदी के किनारे आपको एक शहर दिख रहा होगा, यहां पर मैंने बनाया है, जिसका नाम है क्यूबेक शहर। तो हेडिंग डाले क्यूबेक, क्यूबेक, यहीं पे इसको समझ लेंगे। क्यूबेक शहर कनाडा का एक प्राचीनतम शहर है। जिस प्रकार भारत में हम बनारस को मान्यता देते हैं कि बनारस अपने आप में एक प्राचीनतम शहर है, उसी प्रकार से क्यूबेक कनाडा का एक प्राचीनतम शहर है और यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर फ्रांसीसी अधिक मात्रा में रहते हैं। क्यूबेक में फ्रांसीसी अधिक मात्रा में रहते हैं, जिस कारण क्यूबेक को फ्रेंच सिटी कहा जाता है। तो इस बात को भी याद रखें, कनाडा के किस शहर को फ्रेंच सिटी कहा जाता है? तो क्यूबेक को कहा जाता है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में फ्रांसीसी रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नदी और हैं यहाँ पर। एक है हडसन नदी। तो हेडिंग डालें हडसन नदी, हडसन नदी। यहां पर देखोगे तो हडसन नदी ऐसा लगेगा जैसे कि हडसन की खाड़ी में गिरती होगी, लेकिन वास्तव में हडसन नदी का कनाडा से कोई संबंध नहीं है। हडसन नदी अमेरिका में स्थित है, तो इस बात को याद रखें, हडसन नदी अमेरिका अर्थात यूएसए में स्थित है। और हडसन नदी यहाँ पर पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी अपलेशियन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और जब ये अटलांटिक महासागर में गिरती है तो इसी के मुहाने पर एक शहर है न्यूयॉर्क शहर, जो कि अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, न्यूयॉर्क शहर। तो इसको भी याद रखें, न्यूयॉर्क शहर जो कि लॉन्ग द्वीप पर बसा है, जो कि लॉन्ग द्वीप पर बसा है, हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इस बात को याद रखें कि न्यूयॉर्क लॉन्ग द्वीप पर बसा है और लॉन्ग द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। इस तरह से कह सकते हो कि हडसन नदी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है जो अपलेशियन पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। अगली नदी डालें आप। यहां पर एक नदी है पोटोमैक नदी, इसको भी समझ ले। पोटोमैक नदी, यहां पर ये नदी दिख रही होगी पोटोमैक नदी, और इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत से निकलती है तथा पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में स्थित चिसापेक की खाड़ी में गिरती है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो इसको याद रखें कि वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है
वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है, यहां पर पहले इसको पढ़ लेते हैं, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, यहां पर दिख रहा होगा यह नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा निर्धारित करती है। यह नदी अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम है कैंडी पर्वत, कहीं कहीं कैम्बी पर्वत लिखा हुआ है, तो कैंडी या कैम्बी पर्वत, कैम्बी पर्वत से निकलती है और यहां पर यह खाड़ी है जिसका नाम बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। कैंडी पर्वत से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो इसको याद रखें कि रियो ग्रांडे नदी जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है, अमेरिका के कैम्बी या कैंडी पर्वत से निकलकर ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और मैक्सिको की खाड़ी के बारे में यहीं पे समझ लें, मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी है। तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और इसी में आकर के रियो ग्रांडे नदी गिरती है। अगली महत्वपूर्ण नदी हेडिंग डालें मिसिसिपी नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो लिखो इसमें पॉइंट, यह सब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो मिसिसिपी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो वृक्ष के आकार का है। तो मिसिसिपी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र वृक्ष के आकार का है या वृक्षाकार है। मिसिसिपी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र वृक्षाकार है। अब ये क्या होता है वृक्षाकार? जैसे आपको पता होगा कि कोई नदी आ रही है, इसमें क्या होता है, कुछ इसकी सहायक नदी इस तरह से आकर के मिलती जाती है, इस तरह से आकर के, और सहायक नदियों की भी कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी सहायक नदी इसमें आकर के मिलती हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक इन नदियों का जो आकार है वो एक वृक्ष के, जैसे कि कोई पतझड़ नुमा वृक्ष होता है उसके रूप में नजर आने लगता है, इसलिए मिसिसिपी नदी भी इसी प्रकार की एक नदी है। तो मिसिसिपी नदी एक वृक्षाकार रूप में बहती है या इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वृक्षाकार है। उसके बाद मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। मिसिसिपी नदी का उद्गम यहां पर अमेरिका का एक प्रांत है मैनिटोबा। तो मैनिटोबा प्रांत की एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है इटास्का झील से होता है। मिसिसिपी नदी का उद्गम मैनिटोबा, अमेरिका के मैनिटोबा प्रांत की एक महत्वपूर्ण झील इटास्का से होता है और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो यहां से पूछा जा सकता है इटास्का झील किस देश में है? तो अमेरिका में, इसको याद रखें। मिसिसिपी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है मिसौरी नदी। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी, तो इसको भी याद करें। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी नदी का उद्गम येलोस्टोन पार्क के समीप रॉकी पर्वत से होता है। मिसौरी नदी का उद्गम येलोस्टोन पार्क के समीप रॉकी पर्वत से होता है। और यह अमेरिका के सेंट लुइस में आकर के मिसिसिपी से मिल जाती है।
अमेरिका के सेंट लुइस में। तो याद रखें, जो मिसिसिपी नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी नदी, जिसका उद्गम अमेरिका में येलोस्टोन पार्क के समीप रॉकी पर्वत से होता है और यह सेंट लुइस में मिसिसिपी से आकर के मिल जाती है, सेंट लुइस में, सेंट लुइस। अब सेंट लुइस के बारे में थोड़ा सा समझ लिए। सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मांस प्रसंस्करण मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब मांस प्रसंस्करण का मतलब क्या है, तो जो सेंट लुइस में क्या होता है, यहाँ पर इस नदी में अधिक मात्रा में जो चारा उपलब्ध होता है, यहाँ पर पशु पाले जाते हैं अधिक मात्रा में, और जब पशु पाले जाते हैं तो उनका मांस काट फीट करके विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंट लुइस है, सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है रेड नदी। तो ये याद रखें, मिसिसिपी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है रेड नदी। वैसे रेड नदी की बात करें तो रेड नदी चीन की प्रमुख नदी है। तो मुख्य स्तर पर अगर पूछा जाए कि रेड नदी कहां पर बहती है तो उत्तर दोगे चीन। लेकिन अगर पूछा जाए अमेरिका में रेड नदी किसकी सहायक नदी है, तो सहायक नदी के रूप में मिसिसिपी की सहायक नदी है रेड नदी, इसको याद रखें। और रेड नदी में अधिक मात्रा में यहां पर गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। इस पूरे क्षेत्र में यहां पर गेहूं और मक्का की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है, इसको याद रखें। उसके बाद में मिसिसिपी नदी की एक दो महत्वपूर्ण विशेषताएं और हैं। मिसिसिपी नदी, जैसे मैंने बताया, मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और इसका मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में है। तो मैक्सिको की खाड़ी में यहां पर ये चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो विश्व की एकमात्र नदी मिसिसिपी नदी है जो चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो मिसिसिपी नदी चिड़िया या पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इस बात को भी याद रखें, मिसिसिपी नदी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। जैसे आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका में बहती है, दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, तीसरी महत्वपूर्ण नदी यांगसी कियांग नदी जो कि एशिया में बहती है, या अर्थात चीन में बहती है, और चौथी सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी हो गई मिसिसिपी नदी। उसके बाद मिसिसिपी नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण और तथ्य जान लिए। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहां से चावल व चीनी का निर्यात किया जाता है। तो याद रखें, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जो डेल्टा है वो चिड़िया के पंजे के आकार का है और यहाँ एक मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, और न्यू ऑरलियंस बंदरगाह से चावल व चीनी का निर्यात किया जाता है। यहाँ पर मिसिसिपी नदी घाटी को टार्निडो एली भी बोला जाता है, टार्निडो एली। तो मिसिसिपी नदी के मुहाने को टार्निडो एली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिको की खाड़ी में एक चक्रवात आता है जिसका नाम है टार्निडो। तो याद रखें, टार्निडो चक्रवात जो आता है वो अमेरिका में आता है या मैक्सिको की खाड़ी में आता है, और इसी टार्निडो जो चक्रवात होता है वो मिसिसिपी नदी के मतलब घाटी में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण मिसिसिपी नदी को टार्निडो एली के नाम से जानते हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है, यहां पर एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। तो हेडिंग डालें कोलोराडो नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और यह कोलोराडो पठार से
या कोलोराडो पठार को बीचों बीच से काटते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो दोबारा समझें इसको, कोलोराडो नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, जो कोलोराडो पठार को बीचों बीच से काटते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो इस पॉइंट को लिखें, यह इसका उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, जो कोलोराडो पठार को बीचों बीच से काटते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार पर दुनिया के सबसे बड़े कैनियन ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। तो कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। तो इस बात को भी याद रखें। कोलोराडो नदी यहाँ पर एक दो बांध है इसमें छोटे छोटे, जिसका नाम है वोल्डर और हूवर, वोल्डर और हूवर। ये मानव द्वारा बनाए गए बांध हैं। कोलोराडो नदी पर कोलोराडो पठार पर मानव द्वारा वोल्डर और हूवर नामक दो बांध बनाए गए हैं। इसके पीछे एक जलाशय, जैसे यहाँ पर बांध बना दोगे तो इसके पीछे एक जलाशय निर्मित हो जाता है। इस जलाशय का नाम है मिड झील, मिड झील। यह अमेरिका में एक कृत्रिम झील का उदाहरण है, कृत्रिम झील का उदाहरण है। तो इस बात को भी याद रखें कि कोलोराडो नदी पर कोलोराडो क्षेत्र में यहाँ पर दो बांध बनाए गए हैं, जिसका नाम है वोल्डर और हूवर, और इसके पीछे बने जलाशय का नाम है मिड झील, जो कि अमेरिका की एक काफी बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पर कोलोराडो पठार में जो यहाँ पर जो मुख्य प्रांत पाया जाता है, जिसका नाम है एरिजोना प्रांत। तो ग्रैंड कैनियन जो कि कोलोराडो नदी पर बना है, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी एरिजोना प्रांत में है, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। उसके बाद आप एक महत्वपूर्ण नदी और समझेंगे। यहाँ पर एक नदी है कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी के बारे में समझें। कोलंबिया नदी भी रॉकी पर्वत से निकल करके पश्चिम की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसको लिखें, कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। तो इस बात को भी याद रखें। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिरती है, और प्रशांत महासागर में गिरने वाली यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एक शहर है जिसका नाम है पोर्टलैंड, अमेरिका का एक शहर है। यह कोलंबिया नदी के किनारे स्थित है। आपने एक नाम और सुना होगा, स्नैक नदी, यो भी अमेरिका में ही बहती है, यूएसए में बहती है, और यह कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम येलोस्टोन पार्क से होता है। तो इसको समझें कि स्नैक नदी कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम येलोस्टोन पार्क से होता है। और पूछा जाता है कि येलोस्टोन पार्क से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो अमेरिका में यहाँ पर एक नदी बहती है स्नैक नदी, जो कि कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम येलोस्टोन पार्क से होता है। येलोस्टोन पार्क के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। हेडिंग डालें येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क दुनिया का सबसे पुराना पार्क है। यह विश्व का सबसे पुराना पार्क है, और सबसे बड़ा पार्क भी है, तो येलोस्टोन पार्क अमेरिका में स्थित है, और अमेरिका में दुनिया का सबसे पुराना पार्क है। इसे 1873 में
पार्क की मान्यता मिल चुकी थी अमेरिका के द्वारा। इसमें लगभग 2000 गीजर पाए जाते हैं। 2000 गीजर। गीजर क्या होते हैं? गीजर होते हैं फव्वारे, मतलब नीचे से भूमि से कुछ पानी ऊपर उठ करके प्रेशर के रूप में ऊपर जाता रहता है और वो फव्वारे के रूप में हमें नजर आता है। और इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा फव्वारे इसी येलोस्टोन पार्क में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक फव्वारा का नाम है जिसका नाम है ओल्ड फैथफुल गीजर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गीजर है। ओल्ड फैथफुल गीजर दुनिया का सबसे ऊंचा गीजर है, जो कि अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में पाया जाता है। अब यहाँ पर फव्वारे बनने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर समुद्र है और समुद्र के नीचे जब पानी रिस रिस करके इन क्षेत्रों में पहुंचता है तो नीचे जो पृथ्वी है वो एक तरह से लावा के रूप में है, तो वो पानी नीचे वाष्प के रूप में गर्म होता रहता है और गर्म रूप में वो ऊपर प्रेशर के रूप में उठता है, जिससे वहां पर गर्म गीजर, तो दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है ओल्ड फैथफुल गीजर, जिससे गर्म पानी निकलता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई हो इसको अच्छे से नोट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।